हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंशियन गुरुकुल 12th। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स सेकेंड पेपर के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन यानी कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र को हम निगमित करेंगे। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने 5 अंक पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम माना कि मेरे पास कोई ए बी सी एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है जिसका नाम हमने ए बी सी दे दिया। ठीक है, ए बी सी नाम हमने इस प्रिज्म का दे दिया। ठीक है, अब ये जो प्रिज्म है इसका ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है और दूसरा ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब आप लोग प्रिज्म की डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, एक बार और आप समझिएगा कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रिज्म है इस पर एक हम तिरछी प्रकाश किरण आपतित करते हैं। ठीक है, एक प्रकाश किरण को हम तिरछा आपतित करते हैं इस प्रिज्म पर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पर एक तिरछी प्रकाश किरण आपतित करेंगे। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, यानी कि जो प्रकाश किरण है ये वायु से जा रही है और ये प्रिज्म जो होता है ये कांच का होता है, सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको एक सर्वप्रथम एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, है ना। एक अभिलंब इस प्रकार से हमको यहां पर खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही होगी तो यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना से यह थोड़ी अवलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी, अवलंब की ओर थोड़ा इस प्रकार से झुक जाएगी, क्योंकि इसका जो मार्ग होगा वो इस प्रकार से होगा लेकिन ये थोड़ा अविलंब से झुक जाएगी। ठीक है, आप देखिए अब इसको दूसरा अपवर्तक पृष्ठ मिल गया, इसको अब दूसरा अपवर्तक पृष्ठ मिल गया, यानी कि अब ये जो प्रकाश किरण है अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ना, तो यहाँ पर भी हमको एक अविलंब इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो यहां भी हम एक अविलंब इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण है ये अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाएगी। क्यों दूर हट जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती है तो वह अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप देखिएगा ये जो हमारी प्रकाश किरण है, यानी कि जो हमारी ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये हमारी निर्गत किरण, निर्गत किरण, ये हमारी निर्गत किरण है, ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी निर्गत किरण, और ये जो होगी ये हमारी अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, ये जो हमारी किरण होगी ये हमारी अपवर्तित किरण और ये हमारे अभिलंब। ठीक है, ये दो हमारे अभिलंब होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारी आपतित किरण है अगर ये प्रिज्म ना होता, यानी कि ए बी हमारा अपवर्तक पृष्ठ ना होता, तो ये जो हमारी प्रकाश किरण है कुछ इस प्रकार से जाती। अगर ये ए बी अपवर्तक पृष्ठ ना होता तो इस प्रकार से जाती ना, इस प्रकार से जाती ना। और ये जो निर्गत किरण है अगर हम इसको इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं जाकर यहां मिलेंगी ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण कहीं यहां पर मिलेंगी जाकर। ठीक है, यानी कि ये मतलब यहां से हुआ कि जो आपतित किरण है, ये जो हमारी आपतित किरण है, यह अगर ये प्रिज्म ना होता तो इस प्रकार से सीधा जाती, और ये जो हमारी निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाने पर ये हमारे यहां मिल रही है। यानी कि जो ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण यहां से अपने मार्ग से इतना विचलित हो गई है ना। ये बात समझ पाए आप
कि ये जो प्रकाश किरण है इस प्रकार से जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अपने फाइनल मार्क से कितना विचलित हो गई है, इसे हम कुछ डेल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश किरण है इसका जो विचलन है कुछ डेल्टा हुआ। इसको जाना भाई इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन इसको इतना मुड़ना पड़ा, इतना इसका विचलन हुआ। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। इसे हम P मान लेते हैं और इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं और इस बिंदु को हम R मान लेते हैं और इसे हम S मान लेते हैं। इसे हम कुछ नाम N दे देते हैं और इसे नाम कुछ M दे देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रथम आपतन कोण है तो इसे हम I1 कह देंगे, और ये हमारा दूसरा निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य कोण को हम भी आपतन कोण कहेंगे, इसे हम I2 नाम दे देंगे। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। अब देखिएगा, ये हमारी अपवर्तित किरण थी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा प्रथम अपवर्तन कोण होगा तो इसे हम R1 कह देते हैं, और ये हमारा यहाँ पर दूसरा अपवर्तन कोण होगा, इसे हम R2 कह देते हैं। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे ना। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चित्र। अब चित्र ये देखिएगा, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है हमारा QMR। एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज MQR, त्रिभुज QMR के लिए ये जो हमारा डेल्टा है, ये क्या है? ये हमारा एक बहिष्कोण है। क्या है? एक हमारा बहिष्कोण है। तो यहां लिखेंगे के लिए डेल क्या है? बहिष्कोण है, बहिष्कोण। अब बहिष्कोण का मतलब क्या होगा? यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा बहिष्कोण प्रमेय। अब जो बहिष्कोण प्रमेय होती है वो क्या होती है? त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर बहिष्कोण होता है। क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा होगा वह हमारा किसके बराबर होगा? वह हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों के बराबर होगा। तो यहाँ पर यानी कि ये कोण हमको पता होना चाहिए, ये कोण हमको ज्ञात होना चाहिए, परंतु ये कोण तो हमको पता ही नहीं है। ये कोण दोनों हमको नहीं पता है। अंतःकोण हमको, स्थूल अंतःकोण हमको नहीं ज्ञात है, तो उसको पहले हम सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा शीर्षामुख कोण। क्या? शीर्षामुख प्रमेय, जिसमें क्या होता है, जैसे कि ये दो लाइन क्रॉस में है, तो ये जो कोण है और ये कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से है। यहाँ पर ये पूरा कोण हमारा I1 है और ये कोण हमारा R1 है ना, R1 है। तो यहाँ पर ये जो बचा कोण होगा वो क्या होगा? आप ये देखिए, ये जो पूरा कोण होगा वो क्या होगा? I1 ही होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर बड़े कोण से हम छोटा कोण घटा लेंगे। यहाँ पर ये जो बचा कोण होगा, बचा वाला, ये I1 माइनस R1 होगा। यही तो होगा ना, कि ये पूरा जब कोण था हमारा I1 और ये इतना कोण हमारा था R1, तो ये बड़े कोण से छोटा कोण घटा लेंगे। अब ये जो बचा कोण है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम इधर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा I2 माइनस ये छोटा कोण हमारा R2। ठीक है, तो ये जो बचा कोण है हमारा क्या आ जाएगा? I2 माइनस R2। इधर हमारा ये जो बचा कोण है ये क्या आ जाएगा? I1 माइनस R1। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम I1 माइनस R1 प्लस इसलिए लगाया क्योंकि स्थूल कोणों का योग, यानी कि स्थूल अंतःकोणों का योग बहिष्कोण कोण के बराबर होता है ना। क्योंकि स्थूल अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है।
तो ये हमारे अंताकोण है, यानी कि अंताकोण है, तो इनको हम दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा I2 माइनस R1 है, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण हमारे, ये हमारा I1 माइनस R1 और ये हमारा I2 माइनस R2 है ना, ये तो है। अब देखिएगा, तो अब यहां पर हम, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम I1 प्लस I2 लिखेंगे, यहां से यानी कि हम माइनस I2 को कॉमन लेंगे, तो यहां पर बचेगा हमारा R1 प्लस R2, है ना। ये बात आप लोग समझ पाए। इसे हम समीकरण समीकरण अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा ए क्यू एन आर एक चतुर्भुज बन रहा है। ए क्यू एन आर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज है। तो यहां लिखेंगे चतुर्भुज 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 क्या हमारा, ए क्यू एन आर से, चतुर्भुज ए क्यू एन आर से, ये चतुर्भुज है हमारा पूरा ए क्यू एन आर, है ना। अब देखिएगा, तो यहां पर जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यानी कि कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर बराबर किसके, 360 के, है ना, 360 डिग्री के, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान से आप देखिएगा, ये जो हमारा कोण क्यू है, ये जो हमारा कोण क्यू है वो कितना है, वो हमारा 90 डिग्री है। और ये जो कोण हमारा आर है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर कोण ए प्लस कोण क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, कितना, 90 डिग्री, और प्लस एन, कोण एन, और प्लस हमारा कोण आर। तो कोण आर भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, बराबर हमारा 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कितना हुआ, ये हमारा 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री को हम इधर पश्चांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण एन बराबर हमको प्राप्त होगा 180 डिग्री, है ना। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम पुनः त्रिभुज लेंगे क्यू एन आर, लिखेंगे यहां पर त्रिभुज क्यू एन आर से, त्रिभुज क्यू एन आर से, ये हम एक बार पुनः त्रिभुज ले रहे हैं क्यू एन आर, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर पहला कोण हमारा R1 प्लस R2 और प्लस हमारा कोण एन बराबर किसके बराबर होगा, 180 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, है ना, 180 हो जाएगा। इससे समीकरण हम थर्ड मान लेते हैं, इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड व थर्ड से, समीकरण सेकेंड व थर्ड से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पर हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस एन बराबर ए प्लस एन, ये तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इस n को हम इधर पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पर n हमारा घट के 0 हो जाएगा। तो हमारा यानी a बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, R1 प्लस R2 मिलेगा, है ना,
आई होप ये बात तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, यहाँ इसको थोड़ा रब करेंगे हम, ठीक ठीक है, देखिएगा। चलिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, R1 प्लस R2, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पर डेल्टा बराबर I1 माइनस प्लस I2 माइनस हम R1 व R2 की जगह हम क्या रखेंगे, ए। तो इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यदि ये जो हमारा विचलन कोण डेल था यानी डेल्टा था, इसे हम न्यूनतम विचलन कोण के बराबर मान सकते हैं। और जब ये जो कोण होगा हमारा न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा आपतन कोण है वह हमारे इस निर्गत किरण आपतन कोण के बराबर होगा, और जो हमारा अपवर्तन कोण R1 होगा वह R2 के बराबर होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे, यदि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर डेल्टा M हो तब क्या होगा, यानी कि जो हमारी I1 होगी वो I2 के बराबर होगी, और इसे हम मान लेते हैं कुछ I, है ना। यानी कि जो हमारा आपतन कोण I1 था और आपतन कोण हमारा जो I2 ये आपस में बराबर होंगे, तो उसे कुछ हम I मान लेते हैं जब बराबर है ना। तो और अपवर्तन कोण हमारे R1 बराबर R2 होंगे, तो उसे भी हम कुछ R मान लेते हैं, है ना, कुछ R मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल बराबर I प्लस I माइनस ए, तो ये जाएगा डेल बराबर हमारा 2I माइनस ए, इस ए को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि 2I बराबर हो जाएगा डेल, सॉरी यहाँ पर डेल M ले लेते हैं हम, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण है ना। तो डेल M प्लस हमारा ए, और यहां से I का मान हमारा क्या आ जाएगा, डेल M प्लस ए बाई 2, है ना, a/2। तो यहां से हमारा ये I का मान यहां से हमको पता चल गया। अब देखिएगा यहां पर हम अभी पढ़े थे R1 प्लस R2 बराबर क्या था, a, अभी पढ़ा था, ये देखिएगा। तो यहां जब हम R1 को क्या लिख लेंगे, R1 R ही लिख लेंगे, R2 को भी क्या लिख लेंगे, R बराबर a। तो ये R हमारा 2R बराबर a, है ना। तो यहां से हमको R का मान क्या प्राप्त होगा, a/2 हमको यहां से R का मान पता चल गया। यानी कि यहाँ पर हमको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों प्राप्त हो गए। तो अब यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है, स्नेल का नियम लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम इसको रब करेंगे, जिससे कि हमको सूत्र जल्दी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ लिखेंगे, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है कि n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है। तो यहां से n बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, साइन, और यहां से हम I का मान रखेंगे क्या, डेल M प्लस a/2, ठीक है, बटे में हमारा साइन, और ये यहां पर हम R का मान रखेंगे, R का मान क्या हमारा a/2,
तो ये हमारा यहां से सूत्र का निगमन हो जाता है। यहां पर हमको सूत्र का निगमन हो जाता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का। तो मैं आशा करता हूं कि यह डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।